मेरा दोस्त और मैं तकरीबन रात के 9 बजे गांव के करीब पहुंचे। मेरे एक हाथ में लाठी थी, दूसरे में लालटेन। मेरे दोस्त ने भी लाठी थाम रखी थी। उसके दूसरे हाथ में लालटेन की जगह मूंगफलियों और अखरोटों वाली ताज़ा गुड़ की पोटली थी। हमारे जिम्मे 2 काम थे। पड़ोस के गांव के नंबरवार साहब को गुड़ का तोहफा पेश करके उन्हें बताएं कि उनका भेजा हुआ माली बीमार है, अगर वो नया माली भेजें तो उसे साथ ले आएं। हम अपने गांव से दोपहर को रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में मंडी लगी हुई थी। शाम तक वहां की सैर की। सूरज गुरूब होने पर अचानक याद आया कि 4-5 मील का सफ़र करना है। चुनाचे एक दुकानदार से लालटीन किराए पर लेकर दूसरे गांव का रुख किया। गांव से 100 गज उधर ही हमें कुत्तों के एक लश्कर ने घेर लिया। हमारा ख्याल था कि लालटेन हमें मदद देगी और उसकी रोशनी में हम कुत्तों को अच्छी तरह पीट सकेंगे, लेकिन रोशनी में कुत्ते खूब निशाना बांध कर हमला कर रहे थे। यकायक मेरे दोस्त का लठ लालटीन पर पड़ा। अंधेरा होते ही अफरा तफरी मच गई। गलती से मैंने एक कुत्ते की दुम पर पांव रख दिया। उसने नारा लगाया। दूसरे कुत्तों ने उसका साथ दिया। हम दोनों ऐसे सरपट भागे कि मिनटों में गांव पहुंच गए। चौपाल में रोशनी थी, लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। वो देखो, शिकारी साहब बैठे हैं, जरूर कोई कहानी सुना रहे होंगे, मेरा दोस्त बोला। शिकारी साहब बड़े दिलचस्प इंसान थे। पता नहीं उम्र भर नौकरी की थी या जमींदारी, लेकिन उनकी बातों से यही मालूम होता था कि सिवाय सैर सपाटे और शिकार खेलने के और कोई काम नहीं किया। उनकी कहानियां ऐसी होती कि उन पर कुछ यकीन आता, कुछ ना आता। बड़े बूढ़े तो उनके किस्सों पर मुस्कुराते रहते, लेकिन हम लड़कों को ये बातें बड़ी दिलचस्प मालूम होती। कहानी को ख़त्म वो बहुत अच्छी तरह करते थे। मसलन शेर के शिकार के वाक़या सुनाते वक्त ऐसा होलनाक समा बांधते कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते। आखिर में बड़ी मुसीबतों के बाद शेर नज़र आता और बंदूक का जिक्र होता तो कहते, शेर दूर खड़ा धाड़ रहा था। मैंने बंदूक को मजबूती से थाम कर निशाना लिया और अल्लाह का नाम लेकर लुबलुबी दबा दी, लेकिन इत्तफाक मुलाहिजा हो कि शेर बंदूक की जद से फ़कत 4 फुट दूर था। गोली जन्नाटे से गई, मगर शेर की दुम से 4 फुट उधर ठंडी हो गई। खुद शेर ने पीछे मुड़कर गोली को ज़मीन पर गिरते देखा। रीछ के शिकार के सिलसिले में बताते कर कितनी तकलीफ़ों और किस कदर इंतज़ार के बाद रीछ दिखाई दिया। वो मज़े से नदी के किनारे बैठा आराम कर रहा था। मैंने भरी हुई बंदूक उठाई, निशाना लिया और लुबलुबी दबाने ही वाला था कि यकायक ख्याल आया कि मेरे पास तो हथियार है, लेकिन रीछ नहीं हत्ता है। अगर रीछ के पास भी भरी हुई बंदूक होती तब तो कोई बात भी थी। और फिर वो आराम कर रहा था, चुनाचे मैंने गोली नहीं चलाई। अगर कोई उन्हें टोक दे तो खफा हो जाते थे, इसलिए बच्चों को कहानियां नहीं सुनाते थे, क्योंकि बच्चे बेसब्री दिखाते और बार बार पूछते, फिर क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, शेर ने आप पर हमला क्यों नहीं किया। मुझे याद था कि पिछले महीने जब वो चीते के शिकार की कहानी सुना रहे थे तो बच्चों ने उन्हें काफ़ी परेशान किया था। वो कह रहे थे, सुनसान जंगल, हू का आलम, चारों तरफ गहरी तारीकी और सामने घने दरख्तों में छुपा हुआ खूंखार चीता, फिर क्या हुआ। एक बच्चे ने पूछा। पत्ता भी खड़कता तो मेरा दिल धड़कने लगता। फौरन बंदूक लेकर आहट की तरफ लपकता, आंखें फाड़ फाड़ कर देखता। फिर क्या हुआ, दूसरे बच्चे ने पूछा। ऐसे डरावने मंजर की ज़रा तस्वीर तो बनाइए, ज़रा सोचिए कि तस्वीर बना ली, फिर क्या हुआ। इतने में क्या देखता हूँ कि चीता सामने खड़ा है। बंदूक जो चलाता हूँ तो गोली नदारत। मालूम हुआ कि जल्दी में कारतूस डालना भूल गया था। अब अंदाज़ा कीजिए कि अंदाज़ा कर लिया। फिर क्या हुआ। फिर मैंने कारतूस भरा, इधर चीते ने छलांग लगाई और सीधा। फिर क्या हुआ। फिर खाक हुआ, धूल हुआ, मेरा सर हुआ। वो झुंझला कर बोले। और उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद चीते ने मुझे खा लिया, शिकारी साहब ने जवाब दिया। और फिर कभी उन्होंने बच्चों के सामने कहानियां नहीं सुनाई। करीब पहुंचकर हमें मालूम हुआ कि शिकारी साहब भूतों की बातें कर रहे हैं। हमने उनसे बेशुमार किस्से सुने थे, लेकिन भूतों का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया था। आज पहली मर्तबा ये मौजू छिड़ा था। बहुत देर हो चुकी थी, हमें वापस अपने गांव पहुंचना था। इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि फ़ौरन नंबरदार साहब को गुड़ देकर माली से मुताल्ले पूछ कर सीधे वापस चलें। लेकिन वो बोला, कुछ भी हो, शिकारी साहब से भूतों की कहानी तो आज ज़रूर सुनेंगे। हम एक कोने में बैठ गए। वो एक शख्स का किस्सा सुना रहे थे जो हर रोज़ सुबह की नमाज पर गैर हाजिर होता, लेकिन बकिया चारों नमाजें मस्जिद में अदा करता। लोग उससे वजह पूछते तो टाल मटोल कर जाता। आखिरकार गांव वालों ने मजबूर किया तो उसने बताया कि जब वो सुबह सवेरे घर से निकलता है
تو ایک بھیانک سی چیز اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ چیز بالکل سیاہ ہوتی ہے اور اس کا راستہ روک لیتی ہے۔ یہ چیز بالکل سیاہ ہوتی ہے اور اس کا راستہ روک لیتی ہے۔ ڈر کر اسے واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر لوگ مذاق اڑانے لگے کہ کیسا ڈرپوک انسان ہے۔ ایک دن ایک بزرگ نے ترکیب بتائی کہ اگر اس چیز پر قابو پانا چاہتے ہو تو صبح کو اپنے دونوں ہاتھوں پر سیاہی مل کر نکلو۔ جوں ہی وہ سایہ سامنے آئے، ہمت کر کے سیاہی اس کے منہ پر مل دو۔ اس پر تو وہ اور بھی ڈرا، لیکن بزرگ نے بہت بندھائی اور چارونا چار وہ تیار ہو گیا۔ اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ہنستا ہوا چلا آ رہا ہے۔ مسجد میں پہنچتے ہی بڑے فخر سے بولا، بھائیو، آج میں نے اس بھیانک سائے کے منہ پر سیاہی مل دی ہے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ساری سیاہی اس کے چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ دراصل وہ اپنے وہم سے خوف زدہ تھا۔ سایہ وایا کچھ نہیں تھا، اس کا وہم اسے ڈرایا کرتا۔ یہ کہانی سنا کر شکاری صاحب نے حقے کے کئی کش لگائے اور اپنی سفید مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے، میں کئی مرتبہ آسیب زدہ مکانوں میں رہا ہوں، بے شمار بھوتوں سے واسطہ پڑا ہے۔ یہ بھوت دو قسم کے تھے۔ کچھ بھوت تو ایسے تھے جو آسیب زدہ مکانوں میں کافی عرصے سے رہتے تھے، جنہوں نے میری موجودگی کو بالکل محسوس نہیں کیا اور نہ کبھی برا مانا۔ میں انہیں دیکھ کر ادھر ادھر ہو جایا کرتا اور وہ مجھے دیکھ کر ٹل جاتے۔ دوسری قسم کے بھوت وہ تھے جو مکانوں میں نئے نئے آئے تھے، جنہیں میری موجودگی ناگوار محسوس ہوئی۔ وہ میری چارپائی، بستر، میزیں وغیرہ کھینچ کر یہ ظاہر کرتے رہتے تھے کہ وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر میں مکان بدل دیا کرتا تھا۔ ان دو قسموں کے علاوہ تیسری قسم کے بھوت سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا، لیکن اس گاؤں میں آ کر ایسے بھوت سے بھی واسطہ پڑا جو خواہ مخواہ میرے پیچھے لگ گیا بلا کسی وجہ کے۔ میں نے اپنے دوست کو یاد دلایا کہ اگر ہم فوراً نمبردار صاحب سے مل کر واپس روانہ نہ ہوئے تو گھر والے بہت خفا ہوں گے، لیکن وہ نہ مانا۔ شکاری صاحب حقے کا کش لگا کر بولے، ہاں، تو میں نے اس بھوت کو نہ چھیڑا، نہ خفا ہونے کا موقع دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھوت اور میں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ہوا یوں کہ کھیتوں میں پانی دینے کی باری رات کو آئی۔ گھڑی دیکھ کر رات کے پورے 10:30 بجے میں گھر سے نکلا۔ پگڈنڈی والا راستہ ذرا لمبا تھا۔ میں نے سوچا کہ کھیتوں میں سے نکل جاؤں تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ راستے میں پرانا مرگھٹ آتا ہے جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں۔ مرگھٹ میں جو کیکر کے 4 درخت ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں تیز تیز چلنے لگا، اس نے بھی رفتار تیز کر دی۔ میں آہستہ ہوا، وہ بھی آہستہ ہو گیا۔ گھبرا کر میں نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ بھی پیچھے سرپٹ بھاگا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ آخر میں رک گیا، وہ بھی رک گیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک ہونک سی شکل سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہے۔ خوف کے مارے میرے منہ سے نکلا، ہی 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 ہی۔ دیکھنے میں وہ اوسط درجے کا بھوت تھا، یعنی اس کی شکل نہ تو کچھ ایسی اچھی تھی اور نہ ڈراؤنی۔ کچھ دیر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کانپتے اور ہی کرتے رہے۔ آخر میں نے دلیر بن کر اپنے آپ سے کہا، چلو بھائی، 11 بجے پانی لگانا ہے۔ اس نے بھی نقل اتارتے ہوئے کہا، چلو بھائی، 11 بجے پانی لگانا ہے۔ میں اپنے کھیتوں کی طرف چل دیا، وہ بھی پیچھے ہو لیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کدال سے نالے میں شگاف کیا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اس نے میری نقل اتاری۔ کھیت میں پانی آنے لگا اور میں ایک طرف مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گیا، وہ بھی سامنے بیٹھ گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ میرا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ آخر یہ بھوت چاہتا کیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ شریف آدمیوں کو بلا وجہ گھورنا انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے؟ پورے 3 گھنٹے میں وہاں رہا اور پورے 3 گھنٹے وہ ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسے غیر مہذب بھوت کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا حتیٰ کہ 2:30 بج گئے۔ میں نے انگڑائی لے کر گھڑی دیکھی اور اپنے آپ سے کہا، پانی بند کر کے گھر چلتے ہیں۔ اس نے بھی انگڑائی لی، کلائی کو دیکھا اور بولا، پانی بند کر کے گھر چلتے ہیں۔ واپسی پر وہ مرگھٹ تک ساتھ آیا اور کیکر کے 4 درختوں کے پاس غائب ہو گیا۔ کئی دنوں تک میں اس کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلے ہفتے میری باری پھر رات کو آئی۔ مجھے پگڈنڈی والا راستہ لینا چاہیے تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہ نرا وہم ہی ہو یا بھوت کو غلط فہمی ہوئی ہو، اس نے مجھے کوئی اور شخص سمجھا ہو۔ میں پھر مرگھٹ کے راستے سے گزرا۔ کیکر کے درختوں کے پاس میں اور بھوت آگے پیچھے چل رہے تھے۔ اس رات بھی وہ نقلیں اتارتا رہا۔ میں اپنی کمر کھجاتا، وہ بھی اپنی کمر کو کھجاتا۔ میں نے 2 چھینکیں ماری، اس نے بھی فوراً 2 چھینکیں ماری۔ میں کھانسا، وہ بھی کھانسا۔ غصہ تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے ایک فلمی گانا شروع کیا۔
और उसने भोंडी आवाज में नकल उतारी। दोस्त अहबाब जानते हैं कि मेरी आवाज माशाल्लाह सुरीली है और धुनों से भी बाखूबी वाकिफ हूँ। ऐसे नफीस गीत का यूं सत्यानाश होते देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। अगले रोज मैं एक बुजुर्ग के पास गया और दरख्वास्त की कि ऐसे बदतमीज और बदजोक भूत से मेरा पीछा छुड़ाइए। उन्होंने मेरे लिए दुआ मांगी और एक तावीज़ देते हुए फरमाया कि मैं इसे दाहिने बाजू पर बांध लूं। लेकिन कुछ देर सोचकर उन्होंने तावीज़ वापस ले लिया और फरमाया कि अगर भूत हूबहू वैसा करता है जो तुम करते हो तो उससे मेहनत मुशक्कत क्यों नहीं कराते, उससे खेतों में गोडी कराओ। चुनाचे रात को मैंने 2 खुरपे, 2 दरांतियाँ और दीगर औजार संभाले, मरघट का रास्ता लिया, कीकर के दरख्तों से भूत को पकड़ा और खेतों में गोडी शुरू कर दी। नकल उतारने का तो वो माहिर था, फौरन गोडी करने लगा। थक कर मैं माथे से पसीना पोंछता तो वो भी अपने माथे से पसीना पोंछता। मैं गोडी छोड़कर सांस लेता तो वो भी कांपता हुआ मेरे सामने आ बैठता और घूरने लगता। फिर हम दोनों सरगर्मी से अपने अपने काम में मशगूल हो जाते। तब मैंने सोचा कि ये भूत उतना बुरा नहीं है, फकत इसे घूरने की बेहुदा आदत कहीं से पड़ गई है। अगर किसी तरह ये आदत छुड़ा दी जाए तो ये अच्छा खासा माकूल भूत बन सकता है। सुबह के 4 बजे तक मैंने उससे खूब काम लिया। फिर थक कर खुरपा एक तरफ फेंक दिया और कहा, बहुत थक गए हैं, अब चलना चाहिए। उसने भी खुरपा फेंकते हुए कहा, बहुत थक गए हैं, अब चलना चाहिए। मैं खुश खुश घर पहुंचा। मैंने इरादा कर लिया कि अगर ये भूत खेती बाड़ी में मेरा हाथ बटाने को तैयार है तो उसे मामूली सी तनख्वाह दे दिया करूंगा। लेकिन अगले दिन जो खेतों को देखता हूं तो फकत उस हिस्से में गोडी हुई थी जिसमें मैंने काम किया था। जिस हिस्से में भूत हाथ चलाता रहा था वो घास भूत से भरा हुआ था। मुझे इस कदर गुस्सा आया कि बयान नहीं कर सकता। आखिर ये भूत मुझे समझता क्या है। सीधा उन बुजुर्ग के पास गया और इल्तिजा की कि ऐसे काम चोर निकम्मे भूत की मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उन्होंने हस्बे मामूल मेरे लिए दुआ मांगी और एक तावीज़ देकर फरमाया कि मैं इसे बाएं बाजू पर बांध लूं। फिर कुछ सोचकर तावीज़ वापस ले लिया और मेरे कान में कुछ सरगोशियां की जिनका ताल्लुक भूत से था। मैं ये बताना भूल गया कि वो भूत रोज बरोज बदतमीज होता जा रहा था। शुरू में वो मुझसे 2-3 गज के फासले पर रहता, अब करीब आते आते बिल्कुल साथ आ खड़ा होता, गुस्ताखियां करता, मुंह चिढ़ाता, गर्ज के ऐसी बेतकल्लुफी बरतता जैसे बरसों का वाकिफ भूत हो। उस दिन तो मुझे यकीन हो गया कि ये भूत अब बिल्कुल नहीं सुधर सकता। लिहाजा मैंने बुजुर्ग की हिदायत पर अमल करते हुए अपने खेत में 2 गड्ढे खोदे। एक को फकत मट्टी और राख से भरा और ऊपर एक बड़ी सारी ईंट रख दी। दूसरे में कोयले और लकड़ी डालकर दिया सिलाई दिखाई और ऊपर राख डालकर वैसी ही ईंट रख दी। रात के 11 बजे मरघट का रुख किया। कीकर के दरख्तों के पास भूत इंतजार कर रहा था। उसे साथ लेकर खेतों में पहुंचा। उस रात उसने तरह तरह के तमाशे कराए। मैंने छलांगे लगाई, भूत ने भी छलांगे लगाई। मैंने बैठ के निकाली, उसने भी निकाली। नई फिल्मी धुनें गाईं और भूत ने फौरन अच्छे भले गानों का बेड़ा गर्क कर दिया। गर्ज के 4-5 घंटों में थक कर चूर हो गया। उधर भूत की हालत भी काबिले रहम थी। आखिर मैंने अंगड़ाई लेकर कहा, थक गए भाई। उसने भी अंगड़ाई लेकर कहा, थक गए भाई। फिर मैंने गढ़ों की तरफ चलते हुए कहा, कहीं बैठकर सस्ता ले। वो भी गढ़ों की तरफ चलते हुए बोला, कहीं बैठकर सस्ता ले। मैं जल्दी से ठंडी ईंट पर बैठ गया। वो भी जल्दी से दूसरी ईंट पर बैठ गया जो दहक रही थी। बैठते ही उसने ऐसी दहशतनाक चीख मारी कि मैं भी डर गया। आप तो सब जानते ही हैं कि भूत आग से डरते हैं। किस्सा मुख्तसर, उस रात वो ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। कई बार रात को मैं मरघट की तरफ से गुजरा लेकिन भूत फिर कभी दिखाई नहीं दिया। शिकारी साहब ने कहानी खत्म करके मूंछों को ताव दिया और हुक्के के कश लगाने लगे। हमने नंबरदार साहब को तलाश किया तो पता चला कि वो तो कभी के जा चुके हैं। वापसी पर कुत्तों के लश्कर ने हमें फिर घेरा और मैंने इस फुर्ती से लठ घुमाया कि वार मेरे दोस्त की कमर पर पड़ा। गुड़ की पोटली उसके हाथ से गिर गई और हम सरपट अपने गांव की तरफ भागे। रास्ते में हमने फैसला किया कि घर वालों से कह देंगे कि गुड़ कुत्ते खा गए और लालटेन भी उन्हीं ने तोड़ दी। हमें पगडंडी का लंबा रास्ता लेना चाहिए था लेकिन जल्दी में हम सीधे खेतों की तरफ जा रहे थे। मरघट को पार करके जब कीकर के 4 दरख्त आए तो हम बिल्कुल नहीं डरे। दरअसल हम बेहद खुश थे क्योंकि हमें भूतों को दफा करने का आसान तरीन नुस्खा मालूम हो गया था।